गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करो प्रेयर। क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? हाँ भाई, वाई डी एस सी बता रहा था मैं आपको। है ना? याद हो गए फॉर्मूले? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था आपका लैम्डा डी बाई डी। अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला था आपका एन डी लैम्डा बाई 7वीं 8वीं जिसकी भी निकालनी है, एन का मान वो लिख देना, है ना? और अगर आपको डार्क फ्रिंज निकालनी है, 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी इसका आंसर था, है ना? बस तीन ही फॉर्मूले थे। एक आपको कोणीय विड्थ निकालनी है तो कोणीय में क्या करते हैं, कैपिटल डी को नीचे भेज देते हैं तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कर देते हो तो कोणीय आ जाता है। ठीक है? इसी के अपन क्वेश्चन कर रहे थे, आगे बढ़ो। लिखो क्वेश्चन। कभी कभी आपको पेपर में YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं लिख के और ओनली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा हो, वो भी यही है ना? चलो लिखो इसमें YDSC में। YDSE। तरंग दैर्ध्य का मान 650 नैनोमीटर रखा जाए। तरंग दैर्ध्य का मान 650 नैनोमीटर रखा जाए तो फ्रिंज चौड़ाई 8.1। फ्रिंज चौड़ाई 8.1 मिलीमीटर प्राप्त होती है। फ्रिंज चौड़ाई 8.1 मिलीमीटर प्राप्त होती है। फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज चौड़ाई का मान 7.2, 7.2 नैनोमीटर प्राप्त करने के लिए, 7.2 नैनोमीटर प्राप्त करने के लिए, सॉरी, मिलीमीटर प्राप्त करने के लिए, 7.2 मिलीमीटर प्राप्त करने के लिए
तरंग दैर्ध्य का मान होगा। तरंग दैर्ध्य का मान होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। बीटा का क्या फॉर्मूला था? यही था। आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है तो बीटा क्या होता है? समानुपाती लैम्डा। ठीक है। एक बार आपको बीटा मिल रहा है कितना? 8.1। दूसरी बार चाहिए 7.2। एक बार लैम्डा दे रखा है आपको 650 नैनोमीटर। कोई बात नहीं, आंसर भी किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा, है ना। इसको आपने लैम्डा लिख दो। लैम्डा इक्वल्स टू लिखोगे तो 650 नैनोमीटर इंटू 7.2 डिवाइड बाय 8.1 कर देना। ठीक है। क्या आंसर आएगा बताओ? कुछ 560 के लगभग आ रहा होगा। एग्जैक्ट नहीं है, मुझे याद नहीं, मैं तो ऐसे ही अंदाजे से लिख दिया। देख लेना, ये इससे जो आंसर आएगा वो सही है। ये आ रहा 577 आ रहा। हाँ, मैं लगभग ही बता रहा हूँ। 577 ले। करने का तरीका सीखो आप तो। लिख दिया। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? देखो, द्विस्लिट प्रयोग में, द्विस्लिट प्रयोग में स्रोत के मध्य की दूरी, स्रोतों के मध्य की दूरी 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। पर्दे तक की दूरी 2 मीटर, 2 मीटर। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होगी। कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला कल लिखाया था। हो गया? क्या आंसर आया? हाँ, 3 इंटू 10 की घात -3। ये आ रहा है भाई सबका? चलो बोर्ड पे देखो। ये डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ठीक है। डार्क से लेके और अगले डार्क तक की जो कोणीय चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला कल बताया था आपको। कितना था? लैम्डा बाई डी। और आपने इसी से आंसर भी निकाल दिया। अरे है कि नहीं? यार ये थोड़ी पूछा है मैंने आपसे। देखो, आपने जो निकाला ना उसमें एक पूरा डार्क आ गया और एक पूरा ब्राइट भी आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है, मैंने सिर्फ किसकी कोणीय चौड़ाई पूछी है? डार्क की पूछी है बस। तो डार्क और ब्राइट मिलके बीटा बनता है कि नहीं बनता है? ये जो आपने अल्फा निकाला, ये क्या हो गया? एक पूरा डार्क है और एक पूरा ब्राइट है कि नहीं है? देखो, ये आधा आधा डार्क इधर आ गया, आधा डार्क इधर आ गया, और बीच का पूरा ब्राइट आ गया कि नहीं आ गया? मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा है। तो मैंने क्या पूछा है आपसे? अल्फा/2 पूछा है। गलती मत करो यार। क्या आंसर आया था तुम्हारा? छह, मैं लिख देता हूँ पूरा, 6000 इंटू 10⁻−10। और ये कितना दे रखा था? तो यहाँ एक तो दो भी लिखना, और यहाँ भी दो लिखना, इंटू 10⁻−3 करना है ना? क्या हुआ? अरे आधा करना उसका, जो आपने निकाला ना, उसको। ये तो लिखा ही था आपने, दूरी से तो डिवाइड किया ही था। 30। तो ये अल्फा/2 का मान जो होगा वो कितना आएगा आपका? 1500 इंटू 10⁻, कितना बचा? 7। ये आ रहा है ऐसा आंसर, है ना? 0.2 दे रखा था, 0.2 था, तो ये ले, ऐसा है। ठीक है, बस एक ही गड़बड़ किया आपने, नीचे दो से और डिवाइड करना है। अगर डार्क की कोणीय चौड़ाई पूछे, सुन रहे हो ना यार, या ब्राइट की कोणीय चौड़ाई पूछे, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फा/2, है ना? मैं पूरा आपको फ्रिंज विड्थ पूछता, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई में एक पूरा डार्क आता है और एक पूरा क्या आता है आपका? ब्राइट भी आता है। ठीक है, उसका आंसर था अल्फा, वो लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, तो आपसे पूरा अल्फा नहीं पूछा है, आपसे आधा पूछा है। डार्क की अगर चौड़ाई पूछे या ब्राइट की पूछ लें, अल्फा/2 करना है। ठीक है, अगला सवाल लिखो। छोटी छोटी बातें, पर चलो अब गलती होगी, अब आगे याद रहेगा तुम्हें। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, तो मतलब अल्फा निकालना है। ठीक है, अदीप्त या दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, इसका मतलब क्या निकालना है? आपको जो है अल्फा/2 निकालना है। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। देखो, यदि YDSC प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का मान बीटा प्राप्त होता है, इस पूरे प्रयोग को म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में किया जाए, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में किया जाए, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में किया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान होगा। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो। देखो, आप सब जानते हो किसी भी माध्यम में जो है वो प्रकाश का वेग घट जाता है। अरे है कि नहीं? प्रकाश का वेग होता है v=n λ। क्या होता है? v=n λ। ठीक है, अब अगर आप किसी भी माध्यम में जाते हो, तो माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है, वो प्रकाश का वेग c/म्यू के इक्वल होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। ठीक है, म्यू से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आपका v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप बताओ, अगर जो है v आपका कम हो रहा है, म्यू के माध्यम में जा रहे हो तो प्रकाश का वेग घट रहा है, तो अगर v कम हो रहा है तो n कम होगा या लैम्डा कम होगा? लैम्डा। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति तो उतनी की उतनी रहती है, क्या घट जाता है? तो अगर किसी भी माध्यम में लैम्डा लिखा जाए, माध्यम में तरंग दैर्ध्य, लैम्डा डैश जो होती है, वो λ/म्यू के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल होती है? तो बीटा का क्या फॉर्मूला था? तो बीटा का फॉर्मूला था आपका d λ/d, यही था बेटा। अब बीटा डैश लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? d
लैम्डा डैश बाई डी। लैम्डा डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा डी लैम्डा बाई म्यू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो, बीटा। इसका मतलब किसी भी माध्यम में अगर प्रयोग कर रहे हो और आपको अगर नया बीटा पूछ लें तो क्या कर देना, माध्यम का जो अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक से उसको डिवाइड कर दोगे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका नया बीटा आ जाएगा और हमेशा घट जाएगा ये। ठीक है, जितनी फ्रिंज चौड़ाई जो है वो निर्वात में मिल रही होगी, किसी भी माध्यम में जाओगे तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो वाईडीएससी प्रयोग में, वाईडीएसई प्रयोग में यदि किसी एक स्रोत के सामने, एक स्रोत के सामने म्यू अपवर्तनांक व टी मोटाई की, म्यू अपवर्तनांक व टी मोटाई की पारदर्शी पट्टिका रख दी जाए, पारदर्शी पट्टिका रख दी जाए, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात कीजिए। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से। आपको पता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है इस तरीके से, यहां पर एक स्रोत है, एक स्रोत यहां पर है, इस जगह पर जो है वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है ना बेटा, इस जगह पर। ठीक है, इसके बारे में बताओ, दीप्त फ्रिंज बन रही, क्या हो रहा है यहाँ पर, पथांतर कितना है, जीरो। कलांतर कितना है, जीरो। बोलो भाई, समयांतर कितना है, जीरो। सब कुछ जीरो है। ठीक है, दोनों तरंगे एक साथ पहुंच रही है, एक ही कला में पहुंच रही है। ठीक है, उनके बीच में न पथांतर है, न कलांतर है, न समयांतर है, सब कुछ जीरो है कि नहीं है। तो बीच में जो है समपोषी व्यतिकरण होता है, और उस कंडीशन में क्या बनती है, आपके दीप्त फ्रिंज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर क्या करें, किसी एक आपके स्रोत के सामने एक पट्टिका रख दें, आप मान लो एक पट्टिका रख दी, इसकी मोटाई तो टी है, अपवर्तनांक कितना है इसका, म्यू है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोनों ऊपर और नीचे वाली तरंग है, इनमें समयांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो तरंग है ना, उस तरंग को किस में से गुजरना है, माध्यम में से, पट्टिका में से गुजरेगी तो उसका वेग कम हो जाएगा। अरे बोलो, और वेग कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो तरंग उस बिंदु पर लेट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो हम ऐसा बिंदु बनाए हैं जहां पर जो है दोनों तरंगे साथ पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप देखो, ऊपर वाली तरंग का वेग तो किसकी वजह से कम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, पट्टिका की वजह से कम हो रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं,
यहाँ तो पट्टिका आ गई, इस पट्टिका की वजह से वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है तो तरंग धीरे चल रही है, तो नीचे वाली तरंग की लंबाई बढ़ा देते हैं। तो यहां पर दोनों तरंगे साथ पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है? बोलो भाई। दोनों तरंगे क्या पहुंचेगी? साथ में पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाली तरंग को तो ज्यादा चलना पड़ रहा है, अरे है कि नहीं? और ऊपर वाली तरंग जो है वो किस में से गुजर रही है? माध्यम में से गुजर रही है, तो उसका वेग क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये दोनों तरंगे उस जगह पर साथ में पहुंचेगी। इस बिंदु पर जो है, अगर मैं आपसे बोलूं समयांतर का मान कितना है, तो 0। इसका मतलब ये जो पहले बीच में बन रहा था वो अब इतना ऊपर बनने लग जाएगा, नहीं बनने लग जाएगा? तो आपको ये दूरी पता करके बतानी है कि ये जो केंद्रीय फ्रिंज है वो यहां बनने की जगह कहां बनने लग जाएगी, यहाँ पे कितना ऊपर बनने लग गई, ये आपको बताना है। सवाल समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना? पहले दोनों केंद्र पे बन रही थी, केंद्र पर दोनों के बीच में समयांतर का मान 0 था। अब आपने अगर जो है पट्टिका रख दी तो ऊपर वाले का वेग घट गया, तो धीरे चलेगी, ऊपर वाली धीरे चल रही है, नीचे वाली का मैंने जो है पथ बढ़ा दिया। ठीक है, उस बिंदु पर जो है दोनों क्या है, समान पहुंच जाएगी, वो समान समय में पहुंच जाएगी, उनके बीच में कलांतर समयांतर सब क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलो अब देखो इधर ध्यान से, समझ में आ गई ना बात? तो ये तरंग है, मान लो इस बिंदु पर सात पहुंच रही है, इस बिंदु पर, यहां से आने वाली और यहां से आने वाली, ऊपर वाले के रास्ते में मैंने एक पट्टी का रख दिया है। ये पट्टी का इसका अपूर्णांक म्यू है, मोटाई कितनी है इसकी? टी इसकी मोटाई है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, वही काम करेंगे जो कल कर रहे थे। दोनों तरंगे साथ में पहुंच रही है ना? साथ में पहुंच रही है, इसका मतलब दोनों को पहुंचने में समय बराबर लगा कि नहीं लगा? तो मैं समय का मान लिख रहा हूं, है ना? मान लो ये स्रोत हमने कल भी लिखा था S1, ये क्या था? S2। इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, मान लो P है, ये क्या है? ये P। सबसे पहले S1 से P तक की दूरी कितनी? S1P लिख देता हूँ, कितने लिख दिया? ये लिखा मैंने, पहले इसको लिख रहा हूँ, यहां से यहां तक की दूरी बताओ। S2P, दूरी बटा चाल, चाल कितनी है इसकी? C। ये इसका समय आ गया वहां से वहां तक पहुंचने का। बोलो भाई। और इतना ही समय जो है ऊपर वाली तरंग ने भी लिया कि नहीं लिया? तो देखो उसका समय लिखता हूँ, इसी के बराबर का समय। इस ऊपर वाले का समय लिखा तो उसकी दूरी देखते हैं। उसकी दूरी है S1P-T। तो वायु में दूरी है या निर्वात में दूरी है कि नहीं है? अरे कुल दूरी में से पट्टिका की मोटाई माइनस कर दी, इस दूरी को तो इसने C वेग से चला है, अरे है कि नहीं? प्लस T मोटाई जो है, इसको इसने C/म्यू वेग से चला है, अरे है कि नहीं? टी का मतलब समय नहीं है भाई, ध्यान रखना, टी का मतलब मोटाई है। ये मैंने दोनों तरफ के समय लिख दिए, नीचे वाली तरंग को ऊपर पहुंचने में समय लगेगा, समय का मान हुआ S2P/C, दूरी बटा चाल। ठीक है, उधर का समय लिखा तो वायु में तो उसको समय लगा S1P-T दूरी, डिवाइड बाय चाल कितनी है? C है। और जो माध्यम के अंदर दूरी कितनी है? T है, उसको चलने में कितना समय लगेगा? उसको लगेगा C/म्यू, होगा कि नहीं होगा? वेग घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो ये आपने इधर वाला समय और इधर वाला समय क्या कर दिया? बिल्कुल बराबर कर दिया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है S2P/C इक्वल्स टू, इधर लिखा हुआ है S1P-T डिवाइड बाय, अलग अलग लिख देता हूँ, इसके नीचे भी लिखा हुआ है C, इसके नीचे भी लिखा हुआ है C, और ये ऊपर चला μT/C है कि नहीं है? ठीक है, इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर मिल जाएगा आपको S2P-S1P इक्वल्स टू C, तो कट गया भाई, है ना? इधर क्या रह गया बताओ? इधर रह गया आपका μ-1 T के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इन दोनों तरंगों के बीच का जो ये पथांतर होगा, जिसको हमने डेल से लिखा था, ठीक है, ये पथांतर है, ये डेल का मान कितना हो जाएगा? ये होगा आपका μ-1 T के बराबर।
ठीक है। इन दोनों तरंगों के पथ में जो अंतर है, देखो S2P माइनस S1P, इतना ही अंतर है ना। यहां से यहां तक कितना है, S1P, ये वाला यहां से यहां तक भी S1P, इतने का अंतर है। इसका मान कितना होगा, पथांतर का मान म्यू माइनस टी के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब वही फॉर्मूला जो कल लगाया था, देखो इधर ध्यान से, यहां पर जो है, कल मैंने बनाया था ऐसा डायग्राम एक, ये दूरी थी x, ये दूरी थी d, ये कोण था थीटा, तो ये वाला कोण भी था थीटा, याद आ रहा है। तो मैंने लिखा था टेन थीटा इक्वल्स टू, एक तो लिखा था x/d, और एक साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा लिखा था थीटा के सामने वाली साइड पथांतर डिवाइड बाय दूरी ये वाली, ये दूरी कितनी होती है, स्मॉल डी। तो ये आ जाएगा, डी होगा कि नहीं होगा। अल्प कोण के लिए टेन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होगा, बोलो। तो एक्स बाई कैपिटल डी, एक्स बाई कैपिटल डी किसके बराबर हो जाएगा, डेल बाई डी के बराबर। और एक्स का मान आप लिखोगे, डेल का मान कितना है, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी के इक्वल। यही बात समझ में, ठीक है। इतना जो है शिफ्ट हो जाएगी कौन सी आपकी केंद्रीय फ्रिंज, इतना ऊपर चल जाएगी, ठीक है। बनाओ। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स इक्वल्स टू म्यू माइनस वन टी डी बाई स्मॉल डी है नीचे, है ना। ठीक है। लिख दिया हुआ है यार।
लिख दिया। चलो, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही सवाल फिर लिखा रहा हूँ, आपको आंसर याद रखने हैं इनके, है ना। पेपर में ऐसे नहीं दोबारा करने लग जाए, नहीं तो फिर भूल भुला जाओगे। डायरेक्ट याद रखो। ये पथांतर याद रख लो बस। पथांतर कितना होता है? पथांतर आता है आपका μ-1 t के बराबर। ठीक है, तो बाकी तो सब वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स का जो फॉर्मूला होता है d/स्मॉल d नीचे लिखा हुआ है, इसे ही है। लैम्डा की जगह क्या लिख देना है आपको? लैम्डा की जगह μ-1 t लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलो लिखो, YDSC प्रयोग में दोनों स्रोतों के सामने टी मोटाई, टी मोटाई व μ1 व μ2 अपवर्तनांक की, μ1 व μ2 अपवर्तनांक की दो अलग अलग पट्टिकाएं रख दी जाए, तो केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात कीजिए। केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार दोनों के आगे रख दी भाई। एक और बात बता दूं आपको, इधर देखो, μ2 ग्रेटर देन μ1 है। कौन बड़ा है? μ2 बड़ा है। ठीक है, आप अपने कॉमन सेंस से मुझे आंसर दो। यहां रखी मैंने μ1 वाली पट्टिका, और इसके सामने रखी मैंने μ2 वाली पट्टिका। ठीक है, तो ये बताओ, ये केंद्रीय फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं कि नीचे की तरफ शिफ्ट करूं? नीचे। पक्का ना भाई? क्योंकि आपको पता है कि नीचे अगर जो है ज्यादा सघन माध्यम होगा तो तरंग और धीरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ऊपर का रास्ता लंबा करना पड़ेगा दोनों को साथ पहुंचाने के लिए, है ना। जितना सघन माध्यम है उसका वेग उतना ही कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में नीचे वाले का तो सघन माध्यम ने क्या कर दिया, समय बढ़ा दिया, तो ऊपर वाले का रास्ता बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे जाएंगी, नीचे वाला सघन है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वही दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, अब बोलो बिल्कुल ऐसे कैसे। ये S1 है, S2 है, और ये P है। ठीक है, सबसे पहले नीचे बात करते हैं। क्या लिखूं बताओ? S2P-T/C। ठीक है, ये तो हो गई निर्वात वाली दूरी। ठीक है, अब नीचे वाली माध्यम वाली दूरी भी बताओ। बोलो। +T/C/μ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? μ2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो किधर? ऊपर। ऊपर की दूरी निर्वात वाली, S1P-T को तो C। ठीक है, +T/C/μ1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, सी तो कट जाएगा सब जगह से। S2P-T +μ2T, इधर S1P-T ठीक है, देख के बताओ जल्दी से, पथांतर लाना है मेरे को। S1P बड़ा है या S2P बड़ा है? S1P बड़ा है। कौन बड़ा है? उधर की दूरी ज्यादा है कि नहीं है? तो ये बड़ा है, इसको उधर भेज देता हूँ, बाकी को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये होगा S1P-S2P ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ आपका जो है μ2-1T। ठीक है, और ये इधर आएगा तो बन जाएगा -μ1-1 T के इक्वल। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका S1P-S2P, मतलब ये हो गया पथांतर। पथांतर का मान आ जाएगा 1, तो दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा लिखूंगे पूरा, समझ जाओगे? नहीं समझोगे तो μ2-1 से गुणा किया तो T आ जाएगा। फिर इससे लिखा तो ये आ जाएगा μT भी आएगा, है ना। μ1T
और ये आ जाएगा प्लस टी। टी से टी काट देना, आंसर आएगा कितना, μ2 माइनस μ1 टी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक्स का मान डायरेक्ट ही बता दो, ये रहा फॉर्मूला। क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 टी डी बाई डी आ जाएगा। तो एक ही तरफ रखते हैं तो आंसर आता है μ-1, दोनों तरफ रख देते हैं तो क्या होता है आपका, μ2 माइनस μ1। ठीक है, बनाओ। हो गया। ये दोनों तरंगों के समय बराबर किए वहां पहुंचने के, ये भी समय लिखा हुआ है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, इधर का समय, इधर का समय, साथ में पहुंच रहे हैं, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा दूं, देखो। देखो वाईडीएससी प्रयोग में स्रोत से पर्दे तक की दूरी 2 मीटर, स्रोत से पर्दे तक की दूरी 2 मीटर, व स्रोतों के मध्य की दूरी, स्रोतों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि किसी एक स्रोत के सामने एक स्रोत के सामने 3/2 अपूर्णांक वाली पट्टिका रख दी जाए, अपूर्णांक वाली पट्टिका रख दी जाए, तो केंद्रीय फ्रिंज किसी एक स्रोत के ठीक सामने बनती है, किसी एक स्रोत के ठीक सामने बनती है। पट्टिका की मोटाई क्या थी,
पट्टिका की मोटाई, टी का मान आपको बताना है। ये रहा फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला आपका म्यू -1 टी डी अपॉन डी। एक्स का मान क्या लिखोगे? d/2। ठीक सामने बन रहा है यहाँ पे, इस जगह बन रहा है मान लो। बोलो। तो यही तो दूरी होती है ना एक्स आपकी। एक्स कितना हो जाएगा? d/2 कितना हो जाएगा? बोलो ना यार। d/2 यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब बनाओ इसको, टी का मान निकालना है तो d²/2 लिखना है यहाँ पे। ठीक है। और μ -1 नीचे भेज देना, डी भी नीचे भेज देना कि टी का मान आ जाए। ठीक है, कितना दे रखा है मान मुझे भी बताओ। स्मॉल डी कितना दिया था? अरे स्मॉल डी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻³ का स्क्वायर कर देना। नीचे लिखोगे डी का मान कितना है? 2 मीटर इंटू 2 इंटू, यहाँ पे आप 3/2 में से 1 माइनस करके देखना। ठीक है, ऐसा आएगा आंसर। कुछ करूँ क्या? ऊपर आ रहा है 10⁻⁻6, नीचे हो जाएगा आपका ये आधा। आधे से इसको कैंसिल आउट कर देना, 2 बचेगा बस नीचे। ठीक है, तो ये आएगा 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इस तरह का आंसर आ रहा हो। ठीक सामने बनने का मतलब एक्स का मान हो गया d/2। जब भी क्वेश्चन करो YDSC का, तो जो है बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना सवाल क्या बोल रहा हो, है ना, क्या पूछ रहा है। और इस प्रयोग को ध्यान रखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी दूरी क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्यतिकरण मतलब तरंगों को आपस में मिला रहे हैं, उससे जो है समपोषी हो रहा है या तो विनाशी हो रहा है। अरे है कि नहीं? ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या किया था YDSC में। YDSC में ही किया था कि एक स्रोत रखा था, उस स्रोत को जो है दो छेद के दो स्लिट के सामने रखा, तो उससे दो स्रोत बन गए। बोलो भाई। और उन दोनों स्रोतों को मिला के हमने क्या किया, व्यतिकरण की घटना बनाई। ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्रोत ले नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग स्रोत क्या नहीं होते, कला संबद्ध नहीं होते। ठीक है, हमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना है, तो कला संबद्ध स्रोत जो है वो किससे मिलते हैं, आपके एक ही स्रोत से मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर जो किया था, इसको बोलते हैं तरंगाग्र का विभाजन। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही? याद आ रहा है? मैंने बनाया था एक स्रोत यहाँ पे, तरंगाग्र का विभाजन कर दिया था आपने। किया कि नहीं किया? तो ये व्यतिकरण की घटना हुई किससे? तरंगाग्र के विभाजन से। अब तरंगाग्र के विभाजन की जगह हम आयाम का विभाजन करके भी क्या कर सकते हैं, व्यतिकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब लिखो आयाम के विभाजन से व्यतिकरण। आयाम के विभाजन से व्यतिकरण। ठीक है, YDSC में आयाम का विभाजन नहीं होता है, किसका होता है? तरंगाग्र का विभाजन होता है।
ठीक है, देखो इधर ध्यान से। देखो इधर, एक तरंग यहां गिर रही है, इस तरंग का नाम बताओ। तो आपतित तरंग है ये। क्या है ये? आपतित तरंग। ठीक है, तरंग यहां चली गई है, इसको बोलते हो परावर्तित वर्तित तरंग। ये कौन सी तरंग है? परावर्तित तरंग है। कुछ भाग इस पट्टिका के अंदर चला गया, ये माध्यम था ये। ठीक है, इस तरंग को बोलते हैं अपवर्तित तरंग। क्या बोलते हैं? ठीक है, जब ये तरंग यहाँ गिरेगी तो फिर से यहां से भी परावर्तित हो जाएगी। बोलो भाई। और एक तरंग कुछ वापस बाहर निकल जाएगी, इसको बोलते हैं पारगमित तरंग। ठीक है, ये कोई माध्यम मान लिया, कांच की पट्टी का मान लिया आपने, है ना? कोई भी माध्यम है। समझ में आ गई बातें? तरंगे समझ में आ रही है? ठीक है, ये तरंग कौन सी है? आपतित। सतह से टकरा के वापस मुड़ जाए तो परावर्तित है, अंदर जो जाती है वो ये पारगमित है। कुछ और तुम नाम बता रहे थे? निर्गत भी बोल। ठीक है, पर आप ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी तरंग है ये? पारगमित तरंग है या निर्गत तरंग, है ना? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, हम क्या करेंगे, दो तरंगों को मिलाएं। एक तरंग तो ये जा रही, बोलो, और एक तरंग यहां से गिर के वापस इधर जा रही है, और ये वापस से बाहर निकल जाए और ये दोनों तरंगे मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों तरंगे एक ही माध्यम से उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो। तो ये दोनों तरंगे भी क्या होगी आपके? ये कला संबद्ध तरंगे होगी। कैसी होगी? और इनको इनके मिलने से भी क्या हो सकता है? व्यतिकरण की घटना आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, ये डायग्राम बनाओ मत बनाओ कोई बात नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। अब देखो इधर, अच्छे से देखना भाई। सबसे पहले ये तरंग कौन सी है, बोलते जाओ। ये अभिलंब है ये। ठीक है, समान कोण पर वापस चली जाए, परावर्तित तरंग है। ये नीचे यहाँ माध्यम है ये। माध्यम की मोटाई जो है वो टी है। कितनी है? टी मोटाई का माध्यम है। जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में तरंग जाती है तो अभिलंब की ओर रुक जाती है। ठीक है, ये तरंग वापस आई यहाँ पे। ठीक है, यहां से फिर से ये ऐसे चल जाएगी, बोलो, और ये तरंग जो है वापस से इधर चले जाए, और एक तरंग वापस इधर भी चल जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, तो इसके समानांतर, इसके समानांतर बनाओगे, तरंग इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, हम इन दोनों तरंगों को मिलाएंगे। एक तरंग तो टकरा के सीधी चली गई, और एक तरंग यहां से घूम के यहाँ आके चली गई। इन दोनों में अगर जो है इनको अध्यारोपित कर दें, ठीक है, ये भी दोनों माध्यम कौन से हैं, सॉरी, ये भी दोनों स्रोत कौन से हैं? कला संबद्ध। कैसे हैं ये? एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं। बोलो भाई, इनमें भी क्या होगा आपका? व्यतिकरण की घटना हो सकती है। समझ आएगी बात? चलो अब देखो इधर ध्यान से, इनमें व्यतिकरण की घटना कराते हैं। तो व्यतिकरण में अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में कलांतर वगैरह कितना है। ठीक है, तो देखो, एक तरंग तो सीधी टकरा के इधर चली गई, बोलो भाई। दूसरी तरंग अंदर जाके इतना घूम के आई, तो इसके बीच में पथांतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो, तो इसके बीच में पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब पथांतर की अपन बात करें तो पथांतर, देखो समझना मेरी बात ध्यान से, कि अगर मान लो कोई तरंग किसी माध्यम में 10 मीटर चलती है, कितनी चलती है? आवाज नहीं आ रही।
माध्यम में, तो निर्वात में वो तरंग कितना चलेगी? तो म्यू इंटू 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे भाई? वी का क्या फॉर्मूला सिखा है आपको? सी बाई म्यू होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि जो है सी का मान, तो सी का मान इतना होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। तो अगर कोई भी तरंग जितना किसी माध्यम में चलती है, समान समय में अगर उसको निर्वात में चलने के लिए बोला जाए, तो कितना चलेगी वो म्यू इंटू दूरी के बराबर चलेगी, नहीं चलेगी? ठीक है। यार तुम समझ नहीं रहे हो बात। समझ गए भाई? माध्यम में तो क्या होता है, तरंग धीरे हो जाती है ना। तरंग धीरे हो रही है, तो मान लो 10 ही मीटर चल रही है। और अगर कोई माध्यम की जगह आप उसको निर्वात में चलाते, माध्यम का अपवर्तनांक होता 1.5, कितना होता? तो इसका मतलब निर्वात में वो 1.5 चलेगी, नहीं चलेगी? तो अगर माध्यम में चल रही है 10 मीटर, तो उस कंडीशन में निर्वात में वही तरंग कितना चलेगी आपकी? 15 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो। तो आप देखो इधर ध्यान से। अगर हम माध्यम की दूरी जो है उसको टी लेते हैं, कितनी दूरी लेते हैं? तो ये दूरी निर्वात की म्यू टी के बराबर है। किसके बराबर है? निर्वात की म्यू टी के बराबर है कि नहीं है? ठीक है। अगर तरंग को कहां चलना होता, माध्यम की जगह पर निर्वात में चलना होता, तो किसके बराबर होता आपका? म्यू टी के बराबर होता कि नहीं होता? तो देखो इधर ध्यान से। ये आपका कौन कौन सा अपवर्तन कोण है? ये मान लो आर है। इस दूरी को हम लिख देते हैं यहां से यहां तक, ये आपका म्यू टी है। ये क्या है? ये म्यू टी। तो उस कंडीशन में इसका ये जो घटक होता है, ये होता है म्यू टी कॉस आर। आवाज नहीं आ रही? सब बोलो जोर से। आते वक्त भी और जाते वक्त भी। इसका मतलब इसके बीच में जो पथांतर उत्पन्न हो गया, पथांतर कितना होगा? अभी लिखना मत कुछ भी। पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर होता है। कितना होता है? आवाज नहीं आ रही? इसका मतलब तरंग कितना पीछे हो गई? 2 म्यूटी कॉस आर पीछे हो गई कि नहीं हो गई? जो तरंग डायरेक्ट सीधी ऊपर से निकली, और जो नीचे वाली तरंग है, वो नीचे वाली तरंग जो माध्यम के अंदर से निकल के वापस गई, वो कितना पीछे हो गई आपकी? 2 म्यूटी कॉस आर पीछे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। फिर आगे सुनो। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी दृढ़ सतह होती है, उससे जब भी तरंग टकराती है, तो कलांतर आ जाता है पाई का। अरे आता है कि नहीं आता है? पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। पाई का मतलब पथांतर बताओ। λ/2 कितना आ जाता है? इसका मतलब यहां पर कितना पथांतर आया था? 2 म्यूटी कॉस आर। और जब तरंग इस सतह से टकराती है, तो जंप करके कितना आगे बढ़ जाती है? पाई कलांतर से आगे, या पथांतर में बोलूं तो कितना? λ/2 आगे बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में जो कलांतर रह जाता है, वो रह जाता है 2 म्यूटी कॉस आर माइनस λ/2। कितना रह जाता है? चलो इधर सुनो ध्यान से। तरंग यहां से जाके यूं जा रही ना। मान लो इसमें एक तरंग तो यूं जा रही थी डायरेक्ट, एक तरंग यहां से घूम के यहां गई। तो ये जो नीचे वाला पथांतर है, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे लिख रहा हूं, 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर जो है, ये पीछे हो गई तरंग। अरे हुई कि नहीं? पर जैसे ये सतह से टकराती है, तो जंप करती है। बोलो भी। और जंप करके मान लो ये कितना आगे बढ़ जाती है? 4 मीटर आगे आ जाती है। कितना आगे जाती है? तो आप बताओ कितना बचा यहाँ पर? तो 20 और 4 जंप कर गया ये। इसका मतलब 16 मीटर का अंतर बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ भी वही लिखा है। जाते वक्त और आते वक्त कितने का कलांतर पथांतर आ गया था? जोर से बोलो। पर जब ये यहाँ टकराती है, तो आप सब जानते हो दृढ़ सिरे से परावर्तन होता है। तो उस कंडीशन में कितने का कलांतर आता है? पाई का। और पथांतर में बोलोगे तो कितना होगा आपका? λ/2 आगे जंप कर जाता है। तो उतना कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कुल जो पथांतर बचेगा वो कितना होगा? 2 म्यूटी कॉस आर माइनस λ/2। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ सारी बातें, पहले डायग्राम बनाओ अच्छा।
कुछ हेडिंग वेडिंग लिखा है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आयाम के विभाजन लिख दिया था ना? एक और उसके बाद एक लाइन और लिख दो। एक और लाइन लिख देना। अपवर्तित तरंगों में, सॉरी अपवर्तित नहीं, कौन सी तरंग है ये, परावर्तित तरंगों में अध्यारोपण। परावर्तित तरंगों में अध्यारोपण। इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको मैं, ऐसे मत बनाओ। हाँ ये तो बनाने, कोण वगैरह तो बनाना है, कोण तो बनाना ही है। बन गया होगा यार। बन गया। चलो अब इधर सुनो ध्यान से। एक तरंग तो सीधी वायु में चली गई, निर्वात में चली गई, है ना? एक तरंग जो है माध्यम से गुजर के वापस कहाँ जा रही है, निर्वात में या वायु में जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर हम इन दोनों तरंगों की तुलना करना चाह रहे हैं, तो दोनों तरंगों की तुलना करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इनको माध्यम में मानना है, अरे बोलो, या इनको किस में मानना है, निर्वात में मानना है कि नहीं मानना है? ठीक है, आप ऐसे दो लोगों की तुलना कर सकते हो क्या? एक आदमी तो मान लो रोड पे दौड़ रहा है, ठीक है, और मान लो 1 घंटे में वो जो है वो आपका 10 किलोमीटर दौड़ गया, ठीक है। एक आदमी पानी में तैर रहा है, बोलो, और वो पानी में तैरने वाला आदमी 1 घंटे में मान लो 1 किलोमीटर ही चला, तो इनकी तुलना थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तुलना कब हो सकती है कि जो पानी में दौड़ रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है पानी के अंदर, वो जमीन पे कितना दौड़ेगा उससे तुलना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जब दो अलग अलग तरंगे, एक वायु में चल रही है एक माध्यम में चल रही है, इनके बीच में आपको पथांतर वगैरह निकालना है, तो आपको माध्यम की मोटाई दे रखी है टी। क्या दे रखी है? टी मोटाई का माध्यम है। तो अगर इसको निर्वात में मान के चलेंगे, तो निर्वात के उसमें इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? म्यू टी के बराबर होगी। कितनी होगी? ये यहां बना देता हूँ। माध्यम की मोटाई कितनी है? टी। तो निर्वात की जो दूरी होगी वो कितनी होगी इसके मुकाबले की? म्यू टी होगी कि नहीं होगी? अब देखो ये तरंग यहां से चली और यहां से घूम के इधर चली गई, तो मुझे ये वाला पथांतर और ये वाला पथांतर बताना है। बोलो बेटा। तो आप देखो, इसका घटक ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका ये घटक बनाओगे तो कितना बन जाएगा? म्यू टी कॉस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो अलग से और बना देता हूं। ये लाइन है और एक लाइन ये है, ये है म्यू टी। बोलो, यहां भी बना सकते हैं। इनके बीच का एंगल है आर,
और घटक आपको पता है हमेशा छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका घटक, एक घटक ये वाला हो सकता है और एक घटक यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। बोलो बेटा, तो इस लाइन का ये वाला घटक कौन सा होगा? ये होगा म्यू टी। अब तो समझ गए होंगे यार। तो ये दूरी कितनी है आपकी? म्यू टी कॉस आर है। वायु की दूरी बना दी मैंने, कितनी है आपकी? म्यू टी है। तो ये वाला घटक होगा आपका म्यू टी कॉस आर, और ये वाला घटक भी कितना होगा? म्यू टी कॉस आर। ठीक है, इस तरह अब ऐसा बनाओ, ये और ये बनाओ। हो गया? ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करो इसमें। ये सारी बातें जो मैंने लिखी है मैं आपको लिखा देता हूँ, घर जाके कंफ्यूजन नहीं हो। पहला पॉइंट लिखो इसमें नीचे। लिखो सघन माध्यम के लिए टी मोटाई, वायु में म्यू टी दूरी के बराबर है। सघन माध्यम में टी दूरी या टी मोटाई वायु में म्यू टी दूरी के समान है। ठीक है, जब तरंग, अगली अगली लाइन में लिखना, जब तरंग सघन माध्यम में गमन करते हुए पुनः विरल माध्यम में पहुंचती है, तो उसमें पथांतर टू म्यू टी कॉस आर का उत्पन्न होता है। टू म्यू टी कॉस आर का उत्पन्न होता है, परंतु दृढ़ सिरे से परावर्तन के कारण, दृढ़ सिरे से परावर्तन के कारण यह पाई कलांतर से आगे या लैम्डा बाई टू पथांतर से आगे शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अतः कुल पथांतर टू म्यू टी कॉस आर माइनस पाई बाई टू होता है, लैम्डा बाई टू होता है। कुल पथांतर टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू होता है। ठीक है, कितने का कलांतर आ गया था? टू म्यू टी कॉस कॉस आर का, पर ये जंप कर गई है। जंप करने से कितना कम हो गया आपका? लैम्डा बाई टू कम हो गया, तो कुल पथांतर कितना बचता है? ये बचता है। ठीक है, अब बेटा इन दोनों तरंगों में हम व्यतिकरण कराते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, इन दोनों में अगर समपोषी व्यतिकरण कराना है, क्या कराना है? आवाज नहीं आ रही।
तो समपोषी के लिए इनके बीच में जो है पथांतर कितना होना चाहिए? या तो जीरो का हो, तो जीरो का तो हो ही नहीं सकता। अरे है कि नहीं? क्योंकि दोनों में अंतर तो है ही सही। ठीक है, किसका हो? λ/2 का हो, ठीक है, सॉरी लैम्डा का हो, या 2 लैम्डा का हो, या 3 लैम्डा का हो, कि नहीं हो? बोलो भाई। इसका मतलब देखो इधर ध्यान से, दीप्त फ्रिंज के लिए ये जो आपका पथांतर है, 2 μ t cos r - λ/2, ये किसके बराबर होना चाहिए? n λ के बराबर। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फॉर्मूला मिलेगा 2 μ t cos r n λ+λ/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बेटा। तो ये आंसर होगा 2 μ t cos r इक्वस टू 2n+1 लैम्डा के बराबर। ठीक है, बनाओ। दीप्त में देखो अदीप्त जैसा फॉर्मूला आ गया है ना? तो जब भी आपसे दीप्त की बात करेंगे तो 2 μ t cos r जो है उसको किसके बराबर करना है? 2n+1 λ/2 के बराबर करना। बन गया? अगर बात करें किसकी, अदीप्त फ्रिंज की, बताओ। 2 μ t cos r - λ/2 किसके बराबर होना चाहिए? ये होता है 2n - 1 λ/2 के बराबर होता है कि नहीं होता है? इसको भेजता हूं उधर। 2 μ t cos r = 2n - 1 λ/2 +λ/2। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 μ t cos r बराबर n लैम्डा। ठीक है, डिप्थ फ्रिंज के लिए तो 2 μ t cos r किसके बराबर करना है? 2n+1 λ/2 के बराबर करना है। अदीप्त के लिए किसके बराबर करना है? n λ के बराबर करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं YDSC। YDSC में x निकालना है, दूरी आपको दीप्त के लिए। क्या आंसर है बताओ? n d λ/d, n आता है ना? अदित का आंसर बताओ? 2n - 1/2। फिर से बोलो। जब आयाम का विभाजन करते हैं तो यहां पर 2 μ t cos r किसके बराबर दीप्त के लिए? 2n+1/2 के बराबर है। ठीक है, अदीप्त के लिए किसके बराबर है? n लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब फिर आगे लिखो, नीचे लिखो। पारगमित तरंगों में व्यतिकरण, पारगमित तरंगों में व्यतिकरण नहीं,
अध्यारोपण लिख दो। पारगमित तरंगों में अध्यारोपण। अब किस में करा रहा हूं? पारगमित में करा रहा हूं भाई। ठीक है, यहां थी एक डायरेक्ट ये वाली और एक अपवर्तित होके आई थी, है ना। अब पारगमित की बात करें, डायग्राम बनाओ तो बना देना, इसी में भी कर सकते हो कलाकारी। देखो तो इधर ये तरंग आई, अभिलंब, इधर मुड़ गई, वापस निकल गई बाहर। बोलो। फिर ये तरंग गई इधर, इधर भी चली गया होगा इसका कुछ पार्ट, थोड़ा वापस से इधर आ गया होगा। बोलो। ये भी इधर आ जाएगी। ये दोनों तरंगों की बात हो रही है। ठीक है। इन दोनों तरंगों में अगर पथांतर की बात करें तो यही वाला होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना पथांतर होता है दीप्त के लिए? ऐसे लिखना है, छोटा सा याद रह जाए। दीप्त के लिए लिखना है तो 2 म्यू टी कॉस आर। बस, इसमें लैम्डा बाई टू नहीं लिखना। तो 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर लिख देना है? एन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर? अदीप्त। बोलो। 2 म्यू टी कॉस आर, 2n-1 लैम्डा बाई टू। बेटा समझ गए ना? अगर आपने पारगमित और परावर्तित भी अगर गलत पढ़ लिया तो आंसर बदल जाएंगे। ठीक है। यहां पर दीप्त का आंसर कितना है? अदीप्त के आंसर में क्या आ रहा है? एन लैम्डा। पारगमित में दीप्त के आंसर में क्या आ रहा है? एन लैम्डा। अदीप्त के आंसर में क्या आ रहा है? पर उसमें भी अंतर है, उसमें माइनस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आपका? तो उल्टे भी नहीं है। ठीक है। ये जैसा लिखा है प्लस में लिखा हुआ है, वो किस में लिखा हुआ है? माइनस। तो याद रखना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ना, है ना। हो गया। थोड़ा सा आपको यार बहुत पेशेंस से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। याद भी रखना है और प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। YDSC में दीप्त का आंसर में आता है एन लैम्डा, अदीप्त के आंसर में आता है 2n-1 लैम्डा बाई टू। बोलो। यहाँ पर अगर जो है परावर्तन की बात करते हैं तो दीप्त के आंसर में आता है 2n+1 लैम्डा बाई टू, अदीप्त में आता है। पारगमित में क्या होता है? टू, यहाँ पर लिखा म्यू टी कॉस आर किसके बराबर है? दीप्त का आंसर एन लैम्डा के बराबर, अदीप्त का आंसर कितना है? ठीक है। चलो एक सवाल लिखो। देखो, किसी पारदर्शी पट्टी का अपवर्तनांक 4/3 है। जब तरंग सतह पर आपतित होती है
तो अपवर्तन कोण 60 डिग्री प्राप्त होता है। अपवर्तन कोण 60 डिग्री प्राप्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो पांचवी कोटि की अदीप्त फ्रिंज के लिए, पांचवी कोटि की या पंचम कोटि की अदीप्त अदीप्त फ्रिंज के लिए पट्टिका की मोटाई होगी। नहीं यार, बढ़िया मजा नहीं आया भैया। हिंदी लिखाने में मेरे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। दोबारा बोलो लास्ट लाइन। नहीं, इसके ऊपर वाली लाइन बोलो। तरंग दैर्ध्य का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो परावर्तन के द्वारा, तो परावर्तन के द्वारा, अब पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। पांचवी कोटि के परावर्तन के द्वारा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अदीप्त फ्रिंज के लिए ये वाला। मैं बोलता पारगमन तरंगों के द्वारा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वो वाला, है ना। ठीक है। परावर्तन के द्वारा पांचवी कोटि की अदीप्त फ्रिंज ये है। ठीक है। टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेमडा। आपको टी का मान निकालना है, बाकी सब दे रखे हैं मान। ठीक है। मुझे लिखना है कि कर दिया? टी इक्वल्स टू आपको लिखना है तो एन लेमडा अपॉन टू म्यू कॉस आर लिख देना। 5 × 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2 म्यू का मान है 4/3 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर मान लो मैं आपसे बोल देता कौन सी तरंगे पारगमित तरंगों के द्वारा, है ना, पंचम अदीप्त, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। पारगमित तरंगों के द्वारा पंचम दीप्त, ऊपर वाला एन लैम्डा वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है। समझ में आ गई ना बात? पारगमित का तो आज तक सवाल पूछा ही नहीं गया कभी। ठीक है, वो तो सवाल ही नहीं पूछा कभी। ठीक है। पर मैंने बता दिया, आपको याद होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में, है ना। उसमें सिर्फ पथांतर कितने का होता है? 2 म्यूटी कॉस आर का। इसमें क्या होता है? 2 म्यूटी कॉस आर माइनस लेमडा/2 का पथांतर आता है। ठीक है भाई। ये आपका व्यतिकरण हुआ किसका? प्रकाश का। ठीक है। अब लिखो अगली घटना, विवर्तन। अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको क्या होता है विवर्तन। कौन बताएगा? मैं लिखा रहा हूं, लिख दो तुम। लिखो, जब तरंगे तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती हैं, जब तरंगे तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती हैं, तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती है, तो किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। हाँ भाई, इधर सुनो, मेरी तरफ देखो। देखो, कोई इस कमरे के बाहर खड़ा कर दो आप किसी को, उसको मेरी आवाज सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी? सुनाई देगी ना।
पर उसको मैं दिखाई दूंगा क्या? नहीं, उसको दिखाई तो नहीं दूंगा, पर उसको मेरी आवाज सुनाई दे जाएगी। उसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? विवर्तन का मतलब मेरे मुंह से जो तरंग निकली ना, वो टकराई किसी तीक्ष्ण किनारे से, मुड़ गई, फिर तीक्ष्ण किनारे से टकराई, फिर मुड़ गई, फिर तीक्ष्ण किनारे से टकराई, फिर मुड़ गई, ऐसे करके बाहर पहुंच जाएगी तरंग। अरे है कि नहीं? तो बाहर मेरी आवाज सुनाई देगी। ठीक है। पर मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जो प्रकाश तरंगे हैं वो भी मुड़ती हैं, पर उनको उनको मोड़ने के लिए उसी कोटि का तीक्ष्ण किनारा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जो आपकी ध्वनि तरंगी होती है उसकी तो तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, मीटर में होती है। बोलो भाई। मीटर में तरंगे तो ये सामान्य जो कोने इनसे मुड़ जाती है प्रकाश ध्वनि तरंग तो। पर आपको पता है कि जो अपने जो है प्रकाश तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है। किस में होती है? तो उसको जो तीक्ष्ण किनारे चाहिए वो भी कैसे चाहिए? आपके एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तभी जाके वो तरंग मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। इस वजह से जो प्रकाश तरंग है वो तो मुड़ के बाहर नहीं जा सकती, पर ध्वनि तरंग मुड़ के कहाँ चली जाती है? आपकी बाहर। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे बोलूं एक टॉर्च ली जाए, ये टॉर्च है, और इसके सामने मैंने क्या किया, एक जो है हाथ उंगली को रख दिया ऐसे, तो बताओ इस उंगली के सामने जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। पर इस उंगली की जगह एक चाकू पकड़ लो आप, क्या पकड़ लो, और उस यहाँ पे टॉर्च जलाओ, तो चाकू का प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा? हल्का बनेगा। और अगर चाकू की जगह आपने ब्लेड को पकड़ लिया, इसको, यूं नहीं रखना ब्लेड को। अरे आप बोलो सर ऐसे रखी होगी ब्लेड, नहीं, ऐसे रखिए ब्लेड। ये ब्लेड पूरी सामने रखनी है किसके? टॉर्च के। पर ब्लेड का प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आपने ब्लेड रख दी यहाँ पे सामने, ये ब्लेड है, बीच वाला जो खाली जगह होती है उसको भी भर दो, ये लो, पूरा ये भर दिया यहां से यहां तक। जब यहां स्रोत आएगा, प्रकाश तरंग इन तीक्ष्ण किनारों पर गिरेगी, तो वहां भी पहुंच जाएगी जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। अरे है क्या नहीं? ये तीक्ष्ण किनारे हैं ये दोनों ब्लेड के। तो जब प्रकाश तरंग यहाँ गिरेगी तो यूं मुड़ जाएगी, और यहाँ गिरेगी तो यूं मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब सामने जो परछाई वाला एरिया था ना, उसमें भी तरंगे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो कभी भी ब्लेड की परछाई नहीं बन सकती, चाकू की परछाई भी नहीं बनती। कभी घर जाके बना के देख लेना। पर चाकू की थोड़ी बहुत इसलिए बन जाती है क्योंकि चाकू एक ही तरफ से उसमें क्या होती है, आपके तीक्ष्ण किनारा होता है, दूसरी तरफ तो मोटा होता है कि नहीं होता है? अगर चाकू भी दोनों तरफ से आप तीखा कर लो, बोलो, उसको सामने रखो, इधर से भी धार है उसमें, इधर से भी है, इसको रखो सामने, तो इसकी भी परछाई नहीं बनेगी। ठीक है। ब्लेड की कभी परछाई नहीं बनती, उसका कारण क्या होता है? विवर्तन है। अगली क्लास में बात करते हैं। सवाल करना है इसके व्यतिकरण के।